साजिद तारिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुज़म्मिल साहब तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। साजिद तारिर साहब, बड़ी अहम बैठक है जो कि स्विट्ज़रलैंड में इस टाइम बैठी है, मुलाकातें अहम जिनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब ये एक रोज़ा मुज़ाकरात होंगे या कुछ दिन मज़ीद जो है इस पर बातचीत होगी, मुज़ाकरात, क्योंकि 14 पॉइंट्स हैं, डिटेल उस पर बात होनी है, कुछ श्योरिटीज़ हैं, गारंटीज़ हैं जो कि ली जानी है अमेरिका से भी, इसराइल के थ्रू। और ईरान जो है इस टाइम ज़ाहिर है फॉर श्योर अभी फ्रंट फुट पर है। ईरान के मुतालबात हमारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले तो मैं एक दफा फिर पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि दुनिया के हर टीवी चैनल पर इस वक्त पाकिस्तान का जिक्र है। जी। हर अखबार की सुर्खी पाकिस्तान से है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त सीएनएन बार बार जेडी वैंस साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जफ्फी जो उन्होंने डाली है, एक तारीखी जफ्फी मैं कहूंगा, इसका नाम दूंगा, बार बार रिपीट हो रही है। और मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी के लिए आज बड़ा बड़ा खुशी का इंपॉर्टेंट दिन। दिन है, काबिल फख्र दिन है। आप इस पे बात करते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। आज मैं जब सुबह उठ के मैंने देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा मुझे अटेम्प्टिंग लगी जो बातें जो अल जजीरा ने बताई हैं। उन्होंने कहा है कि 60 डेज में बहुत कुछ कैचअप करना है और इसी मसले को ओबामा पीरियड में 597 दिन लगे थे नेगोशिएट करने में। तो दर हकीकत इस वक्त 597 60 डेज में 597 दिनों का जो है कंपैरिजन किया जाएगा। इस बातचीत के अंदर मैं अब ये भी बताना चाहूंगा कि कौन कौन बैठा है इस वक्त। ईरान के सदर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, अब्बास अरागची, स्पीकर। जो अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस, और उनके साथ जेरेड कुशनर है, स्टीव विटकॉफ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे फील्ड मार्शल साहब और कतरी प्राइम मिनिस्टर अल थानी भी वहां पे मौजूद है। लेकिन एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी डील है। और जंगें 3 मुल्कों ने लड़ी लेकिन जीती मेरे वतन अजीज ने। मुबारकबाद पाकिस्तान, मुबारकबाद। अमेरिका के अंदर क्या बेशक। माहौल है इन मुज़ाकरात के हवाले से? वो ये जो एमओयू है ये ट्रंप के हक में जा रहा है, ट्रंप के ख़िलाफ़ जा रहा है? मैंने देखा है ओबामा साहब ने भी इसके ऊपर एक इंटरव्यू दिया है। तो जो अमेरिकन ओपिनियन है वो इस एमओयू के हक में है या ख़िलाफ़ है? नहीं, देखें, यहाँ पे मैं मुजम्मल भाई शुरू इससे करना चाहूंगा कि अमेरिकन अवाम तो पहले ही जंग के खिलाफ थी। अगर जंग के खिलाफ थी तो उन्होंने सुख का सांस लिया होगा कि हमारी जान छूटी है। और यही बात आज फिर अल जजीरा ने भी कही है कि शायद ये डील बेहतर ना हो, लेकिन अमेरिकन अवाम चाहते थे कि डील जल्द अज जल्द हो, हम अगले अहदाफ की तरफ बढ़ा जाए और इन्फ्लेशन से जान छुड़ाई जाए। ये ओपिनियन है इस वक्त। और इस डील को, एमआईयू को, बहुत ज्यादा वेलकम किया जा रहा है वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी। और यहाँ एक और मैं बात करना चाहूंगा कि इस डील के हवाले से आज टेलीग्राफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि मेगा बेस के अंदर, मेगा बेस जो अमेरिका की मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन थी, उसके अंदर इंतशार शुरू है। इस डील को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो हाकिश थे, जो इजराइल सपोर्टर सेनेटर्स हैं, जिनमें टेड क्रूज हैं, बिल कसेडी हैं, टॉम कैनेडी हैं और खासकर एक बहुत बड़े टीवी एंकर हैं मार्क लोवेन, वो भी इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इंटरनल इश्यूज भी चल रहे हैं, क्योंकि कई हाकिश जो हैं, जो इजराइल को सपोर्ट करते थे, वो ये चाहते थे कि ईरान के साथ जंग बंदी ना हो, ईरान को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए। तो अंदर से भी तनकीद शुरू है। लेकिन मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप और व्हाइट हाउस जो है इससे आगे बढ़ चुका है। अब सूरत हाल ये भी तो बताएं कि आज तो जेडी वैंस ने कहा है वी लव पाकिस्तान। वो तो इंडिया के दामाद हैं, उनका तो इंडिया का बड़ा सरकारी दौरा कराया गया था वाइस प्रेसिडेंट बनते ही। तो वो अब वी लव पाकिस्तान कह रहे हैं, तो इंडियंस इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, जेडी वैंस साहब ने इंडिया को नहीं देखना, उसकी वजह यह है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और दूसरी अगले कैंडिडेट भी वो मौजूद हैं। फिर मिड टर्म का इलेक्शन है। उन एक यंग लीडर है, पॉलिटिशियन है, उनका एक लंबा फ्यूचर मौजूद है। इंडिया के इन्फ्लुएंस को वो क्या करेंगे? इंडिया इस वक्त स्वाय तालिबान के, उनकी कोई दूसरा मुल्क उनके साथ नहीं है, सही कह रहे हैं। डीप आइसोलेशन में है। और एक एक कहते हैं ना, जिस तरह वो बीबी नेतन्याहू और मोदी साहब की बड़ी मुश्तरक चीजें हैं। बल्कि मैं अफसोस के साथ कहूंगा, देखें, जब उन्हें नजर आता है कि कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने जो अगले दिन आज से 2 दिन पहले आप पे वार किया अफगानिस्तान की तरफ से,
और फिर उसको आप पे इल्जाम लगाने की कोशिश की कि दाइश खुरासान जो है उस पर हमला किया है तालिबान ने। तो मैं ये समझता हूँ जो घिनौनी साजिश है वो शुरू हो चुकी है। जो नया ट्राइका है, जब मैं बार बार कहता हूँ, इजराइल, भारत और तालिबान। इंटेलिजेंस इजराइल देता है, पैसा भारत देता है, फैसिलिटेट करता है, ट्रेनिंग देता है, और तालिबान जो है उसको डिलीवर करते हैं। तो मेरे ख्याल में दुनिया को अब इस वक्त देखा जाए तो इजराइल नंबर 1 पे है, द मोस्ट हेटेड कंट्री, बीबी नेतन्याहू द मोस्ट हेटेड लीडर, और दूसरे नंबर पे उसके बाद बिल्कुल हमारे विश्व गुरु जो नहीं, है तो जो इजरायली लॉबी है वॉशिंगटन में, वो इस वक्त क्या कर रही है? वो तो देखिए, बहुत they're not happy. सफे मातम है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह इजराइल के अंदर हालात हैं, इसी तरह इस लॉबी के हालात हैं। और मुसलसल अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं कि लॉबी करें, कोई और इसका हल निकालें। लेकिन मेरे ख्याल में इजराइल जो है उनको मुंह की खानी पड़ी है। अच्छा, Billions आपको का ऐसा इस्तेमाल लगता कर रहे हैं है कि सोशल ये मीडिया जो के लिए। मुज़ाकरात हैं स्विट्ज़रलैंड के, इनकी नाकामी के भी कोई इम्कानात हैं, और किसी स्टेज पे अमेरिकन इन मुज़ाकरात को नाकाम करके दोबारा जंग की तरफ चला जाए? देखिए, यहाँ पे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद नवंबर के मिड टर्म। इलेक्शन का, मिड टर्म का इंतजार किया जा रहा है, उससे पहले, इसके बाद शायद फिर दोबारा इस पे हमला हो। लेकिन मेरा ख्याल, मैं इस पे इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है तो दूसरी साइड पे पासदराने इनकलाब सोए रहेंगे। देखिए, मैं उनकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। इस जुलाई में, इसी मुहर्रम में, वो एक बहुत 20 मिलियन लोगों को इकट्ठा करके जनाजा खामनाई जो अपने सुप्रीम लीडर है उनका पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे इसी प्रोसीडिंग को वो इराक ले जाना चाहते हैं। अब जो सेंटीमेंट है, जरा देखें, 20 मिलियन ईरानियन और फिर इराक के अंदर जाना, उसमें क्या होगा? गमो, गुस्सा, बदला। वहां भी ट्रेनिंग शामिल होगी। फिर उसके बाद 10 लाख की फौज है, 2 करोड़ बसीज है, और हर ईरानी को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो और चाइना, और देख, अमेरिका को पता चल चुका है इस बात का, अगर देखा जाए, कि 10 मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ अब खड़े हैं, और इस पाकिस्तान मौजूद है, और चाइना जिन्होंने भरपूर ईरान की मदद की है, वो फिर दोबारा आएगा। अगर दोबारा हमला करते हैं तो पहले हमले से देखिए इन्होंने क्या लर्न किया है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी है, वो इट्स नॉट इजी टू डिफीट। उसकी मिसाल इनके पास बुनियादुल मरसूस की भी मौजूद है। तो मैं ये नहीं समझ, स्पेकुलेशन है इसमें, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लोग इस चीज को सोच रहे हैं कि शायद नवंबर के लिए टाइम बाय किया जा रहा है, और इसके बाद दोबारा इसकी तरफ बढ़ा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगला हदफ क्यूबा का तैयार है। और उसके बाद आप देखें, जो एक और सबसे बड़ी खबर ये है कि इस वक्त जो नफ्ताली बेनेट है, अगर वही अक्टूबर में जीत जाते हैं और वो अगर कोई मिडल का रास्ता अख्तियार करते हैं, अमन की बात करते हैं, तो अमेरिका फिर किस तरीके से अकेला जाके अटैक करेगा। अमेरिकन मिड टर्म इंतखाबात की क्या वेव नज़र आ रही है? ये MOU जो है, या ये पीस टॉक्स जो हैं, मिड टर्म में ट्रम्प को सपोर्ट करेंगी या ट्रम्प के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होंगी? देखिए, मेरे ख्याल में ऑयल प्राइसेस देखें, जिस दिन सीज फायर का या इस मुआहदे का जिक्र हुआ है, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $10 पर बैरल गिरा था। 76 पे था कल क्रूड ऑयल, और जंग से पहले 67 पर था। अगर ये 67 के करीब आ जाता है, प्रेसिडेंट ट्रंप निकल के बाहर विक्ट्री को, जिस तरह के उनका मूड है, ऑफ कोर्स वो करेंगे कि विक्ट्री, हमने क्या जीता, मेरी डील जो है ओबामा से बेहतर है, और उसके बाद इन्फ्लेशन के लिए कुछ करते हैं, कुछ टैक्स ब्रेक देते हैं आवाम को, तो मेरे ख्याल में देयर आर चांसेस कि जो रिपब्लिकन पार्टी फिर प्रवेल करेगी, क्योंकि जेरी मैंडिंग के जरिए टेक्सास में बहुत ज्यादा सीटें पहले ही क्रिएट की जा चुकी हैं, जो इस चीज की गारंटी देते थे कि दे विल विन द हाउस। और ये बताएं कि जो कहा जा रहा है कि ये जो हतमी मुआहिदा होगा वो कांग्रेस को भेजा जाएगा, आपको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई मुआहिदा करते हैं तो वो इस मौजूदा कांग्रेस से उसको अप्रूव करा सकते हैं, या मुझे नहीं लगता कि मौजूदा कांग्रेस से वो अप्रूव हो सके? नहीं, मेरे ख्याल में अप्रूव उनके पास कोई चॉइस मौजूद नहीं होगा। निगोशिएशन में उनको करना ही होगा। प्रेशर, पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल में देखिए इनका, और ये अच्छी बात है कि अमेरिकन लीडर जो है वो भी इसके साथ गारंटर होंगे कि कल को इससे कोई, जिस तरह
पिछली दफा हुआ था इसको कोई वायलेट नहीं कर पाएगा। और दूसरा, चाइना चाहता है कि इस मुआहदे को यूनाइटेड नेशंस में लेके जाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये परमानेंट सीज फायर, परमानेंट अमन की तरफ ये अच्छा कदम होगा। लेकिन साजिद साहब, इसराइल की से गारंटीज भी तो लेनी पड़ेंगी ना। इसराइल अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, जो कि मुसलसल की है उसने, हमने देखा है पास्ट में, तो अगर फ्यूचर में भी इस तरह करता है तो फिर अमेरिका क्या करेगा? सूरत हाल कैसे जो है वो कंट्रोल में आएगी? देखें, इसके ऊपर अमेरिका को इस सिंसियर होना पड़ेगा इस अमन डील के लिए। ईरान की जो लीडरशिप है पहले ही अपने तहफुजात का इजहार कर चुकी है गुड काप और बैड काप की तरफ। आज भी तेहरान ये चाहता है कि अमेरिका अपना प्रेशर मजीद जो है वो अपना दबाव डाले इसराइल के ऊपर। और यहाँ पे ये डेफिनेटली कहना होगा कि इसराइल जो है वो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, इनके हथियारों के बगैर एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो दरअसल सिंसेरिटी फ्रॉम द व्हाइट हाउस टुवर्ड्स द पीस टॉक्स और टुवर्ड्स पीस, मेरे ख्याल में दैट इज ये एक बहुत की वर्ड होगा, सिंसेरिटी फॉर द पीस। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।